नमस्कार। राम राम। कैसे हो? मस्त, शानदार, जानदार, जबरदस्त। बस आपके सुबह सुबह कमेंट दिख जाए तो पूरा दिन पूरी ऊर्जा के साथ निकलता है। हाँ, एक बात ध्यान रखना। मेरा कोई अति अनिवार्य कार्य होने के कारण मैं अनुपस्थित रहूंगा आज के दिन। मैं आज एक दिन पहले एक रिकॉर्डेड क्लास 30 मिनट की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देके जा रहा हूं। जो क्लास चलेगी तो लाइव की तरह, लेकिन होगी रिकॉर्डेड। उसमें आप लोगों को एक कार्य ये करना है कि जितनी भी दिक्कत और समस्याएं आपको सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जितने भी प्रश्न प्रॉब्लम रही है वो कमेंट बॉक्स में आप डालिएगा। टेक्निकल टीम पूरे कमेंट आपके नोट करके वो रखेगी और अगली क्लास में हम कल की क्लास में इसे पूरे विस्तृत वर्णन के साथ साइंटिफिक तरीके से उसका हल करेंगे। मेरी बात समझ रहे होंगे आप? ध्यान देना इस पे। ऐसा नहीं है कि यार चल रहा है, आप जुड़े रहे तो आप यकीन मानिएगा कि आपका सिलेक्शन बहुत दूर नहीं है। बचिए आप बहुत बड़े लवाजमों से। ऊंची दुकान, फीके पकवान वाला जो सिस्टम है उससे बच जाइए भैया। हम आपको संपूर्ण जानकारी के साथ बिल्कुल निःशुल्क परिष्कार संस्थान सरदार शहर की ओर से आपको उपलब्ध करवाया जाएगा। हाँ, मुझसे कुछ प्रश्न किए कुछ लोगों ने, वो प्रश्न लेकर मैं आपके सामने आ रहा हूँ। गौर कीजिएगा, एक प्रश्न मुझसे आज फोन पे बहुत बार पूछा गया। क्या था वो प्रश्न? गौर करना। हाँ, प्रश्न ये पूछा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता से अधिक प्रश्न क्यों आते हैं? एक बात। दूसरी बात, यह सभ्यता इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? तीसरा प्रश्न, इसके कितने भाग हैं? यहां का समाज, धर्म, व्यापार और नगरीय प्रबंधन कैसा था? इन तीन महत्वपूर्ण प्रश्नों से आपका पूरा का पूरा, इन तीन महत्वपूर्ण प्रश्नों से आपकी पूरी सभ्यता से आप जान जाएंगे। आपका एक कंसेप्ट तैयार हो जाएगा। उसके बाद तथ्य है कि सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो से हमें क्या मिला, हड़प्पा से हमें क्या मिला, बनावली से हमें क्या मिला, राखी गढ़ी से हमें क्या मिला, कालीबंगा से हमें क्या मिला, लोथल से हमें क्या मिला, सुरकोटड़ा से हमें क्या मिला, राणा गुंडई से क्या मिला, सुतकांगोडोर से क्या मिला, मांडा मांडा से क्या मिला। ये तो सब तथ्य हैं, फैक्ट हैं जो बड़े महत्वपूर्ण हैं। एक जानकारी आपको फिर से दे देता हूं, जिसके सबसे ज्यादा मैनेजमेंट टीम परिष्कार संस्थान के द्वारा, एक बात आपके सामने फिर पेश कर देता हूं, जिसके सबसे ज्यादा कमेंट होंगे उसको हम एप्रिशिएट करेंगे। और टेक्निकल टीम आपके हर कमेंट पर नजर रख रही है। देखते हैं क्लास को पूरी कौन लेता है और सबसे ज्यादा कमेंट कौन करता है। मैं लाइव क्लास में उसको धन्यवाद और एक छोटा सा गिफ्ट भी दूंगा। आप परिष्कार संस्थान की ओर से ये घोषणा की गई है कि जो सर्वाधिक समय तक कमेंट के साथ उत्तर देगा उन्हें एक अच्छा पुरस्कार, एक अच्छा गिफ्ट प्रदान किया जाएगा। सबके सिस्टम से आज से ये शुरू कर दी जाएगी ये प्रक्रिया, और एक अच्छा पुरस्कार आपकी, ताकि आपकी ऊर्जा को बनाए रखे और आपको एक मनोबल मिलता रहे।
हाँ, ये एक प्रणाली शुरू की जाएगी जिसके सर्वाधिक उत्तर सही होंगे, तुरंत होंगे, जल्दी होंगे और कमेंट सिस्टमेटिक ढंग से सही सही पूरे कमेंट होंगे तो उनको एक बेहतरीन पुरस्कार प्रदान किया जाएगा परिष्कार टीम द्वारा। तो फिर मैं वापिस आता हूं कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता से अधिक प्रश्न क्यों आते हैं, ये इतनी महत्वपूर्ण क्यों है और इसके कितने भाग है, समाज, धर्म और व्यापार और नगरीय प्रबंधन कैसा था। ठीक, ये 3 बातें गौर करना। पहली बात, सिंधु घाटी सभ्यता से अधिक प्रश्न क्यों आते हैं। कोई भी एग्जाम देख लीजिए, जितनी भी सभ्यताएं हैं उनमें सर्वाधिक प्रश्न आपको सिंधु घाटी सभ्यता से देखने को मिलते हैं। तो क्या रीजन? जुड़ जाइए आप सभी लोग। हाँ, ज्यादा समय की नहीं है, 30 मिनट की क्लास है। हाँ साहब, वापस आइए। देखिए, सभ्यता, सबसे पहला शब्द है सभ्यता। क्या सभ्यता और संस्कृति एक ही है? इन दोनों में काफी अंतर है। गौर करना, संस्कृति और सभ्यता, मैं ये यहां से ये कहूं कि फूल और सुगंध, उसी प्रकार से सभ्यता और संस्कृति है। ठीक, संस्कृति एक विशेष क्षेत्र में विशेष प्रकार के नियम और सिस्टम, संस्कृति, और सभ्यता एक विस्तार के साथ फैली हुई है। जैसे कि हम आज किसी भी सभ्यता को अपना रहे हैं, जैसे जींस पहनते हैं, शर्ट पहनते हैं, टेक्निकल चीजें, ये सब सभ्यता के अंतर्गत आती है, जिसे पश्चिमी संस्कृति में हमें प्रदान किया है। जैसे साफा बांधते हैं, धोती पहनते हैं, तो ये हमारी संस्कृति है। ठीक, आप समझिए छोटी सी बात को सभ्यता और संस्कृति के अंतर्गत। अब ये बात रही कि सिंधु घाटी सभ्यता से, तो ये एक सभ्यता है। सभ्यता है तो पूरी दुनिया में इसका बोलबाला रहा। एक मित्रों, एक टाइम रहा, भारत जब मौर्य, गुप्त, हर्ष और जैसे जैसे भारतीय प्रमुख राजवंश समाप्त हुए तो गुलामों ने और मुगलों ने और कई ऐतिहासिक काल की इस्लामिक जातियों ने भारत पर शासन किया। तो उस काल में और बाद में एक महत्वपूर्ण जाति अंग्रेज भारत में आई, तो वो भारतीयों पे एक ताना रोज दिया करती थी कि भारतीयों के पास कुछ नहीं है, इनके पास ज्ञान नहीं है, इनके पास विवेक नहीं है, ये मजदूर वर्ग के लोग हैं, ये कुछ नहीं जानते। ये भारत के ऊपर एक बड़ा लांछन था। तब कहा जाता है कि अंग्रेजी विद्वानों द्वारा पहली बार रेल की पटरी के आसपास, जो पाकिस्तान के क्षेत्र में पड़ती है, आप भारत में गौर करें तो पाकिस्तान के इस क्षेत्र में एक पटरी की खुदाई करते वक्त, पटरी लगाते वक्त कुछ खुदाई हुई और ईंटें निकली। तो प्रारंभिक में जो विद्वान है वो इसका अवलोकन करते हैं, उत्खनन नहीं करते हैं, और वो कहते हैं, एक कहते हैं कि भाई ये सिकंदर का शहर था। क्या था? पुराने सिकंदर का शहर। दूसरा कहते हैं ये नगर था, कोई प्राचीन नगर वैदिक काल का। ठीक, लेकिन दोनों ने अवलोकन किया था, जॉन मार्शल साहब ने और मैसन साहब ने, लेकिन तथ्य पर नहीं पहुंचे। तो पहली बार एक नगर का उत्खनन हुआ, जिस नगर को आप जानते हो हड़प्पा नाम से। किस नाम से? हड़प्पा। ये उत्खनन एक महत्वपूर्ण व्यक्ति ने किया था, जिसे आप जानते हैं दयाराम साहनी। किस नाम से जानते हैं? दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी। किसने? दयाराम साहनी ने। गौर करना आप, हड़प्पा, ओके। इसकी खोजबीन दयाराम साहनी ने 1921 में पहली बार उत्खनन करने वाला व्यक्ति। पहले दो लोग अवलोकन करके आते हैं, लेकिन इन्होंने उत्खनन किया और एक ऐसा नगर, एक ऐसा शहर निकल के सामने आया जो पूरी दुनिया के सामने ये कहने के लिए, ये देखने के लिए एक वाकई आश्चर्यचकित कर देने वाला एक वाकया सामने आया। जॉन मार्शल ने इसे अखबार में छपवाया, वहां के पेपरों में छपा कि एक ऐसा नगर निकला है जिसकी दीवारें, जिसकी सड़कें, जिसका जल प्रबंधन मतलब पानी का सिस्टम इतना जबरदस्त और जानदार था कि वाकई देखे तो देखते रह जाएं। तो रेडियो कार्बन विधि के आधार पर यह तय हुआ कि यह सभ्यता 2550 से यह सभ्यता 2550 से लगभग 1750 के मध्य, या 2500 से 1750
ईसा पूर्व, ईसा पूर्व जानते हो ना, ईसा पूर्व में बहुत अत्यधिक विकसित थी, उसी काल का एक स्थल है। आज से मतलब ये मानिए कि आप 2000 ये 2000 ये 4000 वर्ष पुराना एक ऐसा नगर निकला जो अब इस काल के दो महत्वपूर्ण नगर आप संसार में ले, लंदन और पेरिस, उनसे भी बेहतरीन सिस्टम से बसा शहर था हड़प्पा। उसी के पास 22 में राखालदास बनर्जी ने एक शहर खोजा जिसे आप कहते हो मोहनजोदड़ो। क्या कहते हो? मोहनजोदड़ो। ये राखालदास बनर्जी ने 22 में और हड़प्पा को दयाराम सानी ने 21 में। ठीक, जब इतनी महत्वपूर्ण घटना थी, पूरे भारत को ऐसी प्रतिष्ठा मिली साहब, ऐसी प्रतिष्ठा मिली कि पूरे संसार में भारत को सम्मानित नजरों से देखा जाने लगा कि भाई हम जिसकी बात आज कर रहे हैं वो भारतीय तो पहले से जानते थे, ये इंडिया वाले तो पहले से जानते थे। आप गौर कीजिएगा कि वहां पर ऐसी वस्तुएं मिली, कांच के दर्पण मिले, इतनी बेहतरीन पश्चिमी शौचालय ऐसा मिला जो आज हम पश्चिमीकरण करके लगाते कि भाई पाश्चात्य है, ये वेस्टर्न जो लेट बाथरूम है ऐसा लेट बाथरूम, इतनी शानदार सड़कें, ऐसा शहर। इसलिए हमारे भारत की प्रतिष्ठा पूरी दुनिया में बढ़ गई इस सभ्यता के कारण, इस सिस्टम के कारण। जो सिंधु नदी के आसपास ज्यादातर प्रारंभिक जितने स्थल थे वो सिंधु नदी के आसपास खोजे गए थे। किस पे खोजे गए थे? दो प्रश्न और है आगे जिसकी हम गौर करेंगे आगे। ठीक है, प्रारंभिक जो स्थल थे वो किसके पास खोजे गए थे? सिंधु नदी के पास। इसलिए इसको पहला नाम क्या दे दिया गया? सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक, पहला नगर कौन सा खोजा गया था? हड़प्पा, इसलिए इसको क्या बोल दिया गया? हड़प्पा सभ्यता। यहां पर मुख्य रूप से जो धातु मिली थी वो कौन सी थी? कांसा, इसलिए क्या बोल दिया जाता है? कांस्य सभ्यता। पहला नगर कौन सा था? हड़प्पा, इसलिए क्या बोला जाता है? हड़प्पा सभ्यता। और इसमें मुख्य नदी कौन सी थी? सिंधु, तो इसको क्या बोला जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता। इन्हें इस नाम से, और बाद में जब पता चला कि भाई बहुत सारे स्थल कौन सी नदी पर हैं? सरस्वती नदी पर हैं, तो इसे सिंधु सरस्वती संस्कृति या सभ्यता कहा गया। तो सर्वाधिक स्थल बाद में सरस्वती नदी पर मिले, मतलब भारत में अधिकतर स्थल किस पे मिले हैं? सरस्वती नदी पर। सिंधु घाटी के पाकिस्तान में रहेंगे। तो आप समझ गए होंगे कि सर्वाधिक प्रश्न इस सभ्यता से क्यों आते हैं। ये इतनी महत्वपूर्ण सभ्यता है, इसलिए हर बार प्रत्येक एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलते हैं। हम उन सब प्रश्नों पे चर्चा करेंगे, लेकिन ये आपके लिए जानना जरूरी है कि इससे अधिक प्रश्न आते क्यों है, रीजन क्या है। इसका रीजन आप समझ गए होंगे, पूरी बात सुनना। दूसरी बात, यह सभ्यता इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे पास खूब सारे मौजूद हैं। ठीक, ऐसा विशाल सुनाना घर जिसे उस काल के निर्माण के लिए अन्नागार और सुनाना घर मार्शल कहते हैं कि आश्चर्यजनक निर्माण था। ऐसा आश्चर्यजनक निर्माण जिसे देखे तो देखते रह जाए, आज भी मौजूद है। आप कभी चले जाएं तो देखना, मैं आपको फोटो भी दिखाऊंगा जब क्वेश्चन करवाऊंगा, तो पूरे के पूरे उन क्वेश्चनों में आपको स्नानागार के बहुत बड़े अंडाल के अन्नागार के प्रश्न देखने को मिलेंगे, गाड़ियां, सब पूरा सिस्टम। इसलिए ये सभ्यता बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके कितने भाग हैं, और यहाँ समाज, धर्म और व्यापार नगरीय प्रबंधन कैसा था। अब आप एक गौर करना इस चीज पे कि यहाँ का समाज धर्म कैसा था। सबसे बड़ी बात, सिंधु घाटी, सभी कमेंट करते रहिएगा और अंत तक क्लास से जुड़े रहिए। सिंधु घाटी सभ्यता का समाज, धर्म धर्म व्यापार प्रमुख स्थल, और सबसे पहला स्तर। हम 3 भागों में इसको बांट के पढ़ सकते हैं, 1, 2 और 3। एक तो पूर्व हड़प्पा काल, विकसित हड़प्पा काल, तीसरा उत्तर
हड़प्पा काल। हम इसे 3 भागों में बांटकर पढ़ सकते हैं। ठीक, सबसे महत्वपूर्ण जिससे प्रश्न हमारे सर्वाधिक आते हैं वो ये है। ये लगभग प्रारंभ से 2600 ईसा पूर्व, 2600 बीसी बोल दी। ये लगभग 2600 बीसी से 2600 बीसी से लगभग 1700 बीसी तक, मतलब ईसा पूर्व तक ये काल माना जाता है। और 1700 से लगभग आप मान सकते हो 1000 बीसी तक, फिर वैदिक सभ्यता के आसपास का काल आ गया है 1000 बीसी तक। ठीक है, ये 3 महत्वपूर्ण, प्रारंभ में सिंधु घाटी सभ्यता धीरे धीरे विकसित हुई और आगे बढ़ती गई। और इस काल में जितने भी नगर हमारे, हम जिसको पढ़ते हैं, जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, जैसे कालीबंगा, लोथल, ये जितने भी स्थल उदाहरण के तौर पे आपको बता रहा हूं पढ़ रहे हैं, ये सब किसके हैं? विकसित हड़प्पा कालीन हैं। लेकिन कालीबंगा का पूर्व भी मिलता है कई, जहां पर ग्रामीण बस्ती थी। और ये जो पूर्व है इसमें ताम्र, किसका प्रयोग होता है? ताम्रपाषाण, पत्थर और तांबे का। ये इसको ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता कहा गया, जो पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता है। ठीक है, इसके बहुत सारे स्थल देखने को मिलते हैं, अपन कृष्णों के अंतर्गत इसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जो काल है वो पूर्णतः कांस्य है। ठीक, और इधर आते आते एक वस्तु का प्रयोग होने लग गया, लोहा, इसलिए हम इसको बोल देते हैं लोह युगी। ठीक है, ये लोह युगीन सभ्यता है। तो कांस्य से पहले प्रयोग किया गया क्या? तांबा, ध्यान रखना। फिर आया कांस्य और फिर आया लोहा। ठीक, इस काल में पशुपालन का बहुत कम वर्चस्व है। इस काल में सर्वाधिक इसमें क्या हुआ? व्यापार। फिर व्यापार घट गया। इस काल में आते आते क्या शुरू हो गया? ज्यादातर वापस पशुपालन और युद्ध। इस काल तक आते आते ये शुरू हो गया। और इस काल में मुख्य देखना आप, इस काल में व्यापार मुख्य है, फिर पशुपालन, और लोग कैसे हो गए? शहरों से शहर कट गए, शहर बिखर गए, ये नगरीय है। कैसी है? नगरीय। और ये वापस ग्रामीण हो गई। इस बात पे आप गौर करना और ध्यान देना। ठीक, ये तो पूर्णतः बिखरे हुए लोग हैं, आप इसे ग्रामीणता भी नहीं कह सकते। तो एक बिखराव, गुफाओं में रहने वाले लोग हैं। इस काल तक आते आते शहर बस गए, शानदार नगर बस गए। और इस काल में फिर वापस अपनी भारतीय संस्कृति का आप डिमोरलाइज दे सकते हैं, भारतीय संस्कृति का उत्थान नहीं, वापस निरुत्थान दे सकते हैं। और इसमें लोग ग्रामीण हो गए, पशुपालन करने लगे, जो वैदिक सभ्यता तक आते आते आप पूर्णतः ग्रामीणत्व देखते हैं। तो ये एक यहाँ का पूर्णतः सिस्टम है, और गौर करना आप। ठीक है, ये 3 महत्वपूर्ण काल थे। और हम बात कर रहे थे कि कितने स्तर थे हड़प्पा सभ्यता के, मुख्यतः कितने स्तर माने गए हैं? 3, जिसकी हमने चर्चा की है। और आगे जिसकी हम चर्चा करेंगे वो हमारे लिए सबसे जो महत्वपूर्ण है, सबसे जो इंपॉर्टेंट है, वो 10 प्रमुख स्थल हैं। कौन कौन से हैं जिनसे सर्वाधिक प्रश्न आते हैं? वो 10 स्थल कौन से रहेंगे? एक रहेगा सबसे महत्वपूर्ण, कौन सा है? मोहनजोदड़ो। और सबसे पहले हम पढ़ेंगे कौन सा? हड़प्पा। ठीक, दूसरा हम हड़प्पा पढ़ेंगे, तीसरा हम कालीबंगा पढ़ेंगे। एक चीज गौर करना, सिंधु घाटी की 5 राजधानियां मानी जाती है वर्तमान में। कितनी राजधानियां मानी जाती है? 5। कितनी? 5। 2 पाकिस्तान में और 3 भारत में। सिंधु घाटी सभ्यता की 5 राजधानियां मानी जाती है, 2 पाकिस्तान में और 3 भारत में। गौर करना और ध्यान देना, ये कौन कौन से हैं? हड़प्पा, पाकिस्तान में कौन से हैं? मोहनजोदड़ो। ठीक, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। हमारे यहां पर एक राजधानी मानी गई, कौन सी? हमारे राजस्थान में है, कौन सी है? कालीबंगा। ठीक, और कौन सी है? लोथल। ध्यान देना इस बात को। और
हरियाणा का स्थान है, हरियाणा का एक स्थान है कौन सा, बनावली। ठीक, इनको हमने क्या माना है, 5 राजधानियां माना, उस काल के सर्वाधिक बड़े नगर माने गए थे। बाद में धोलावीरा को भी माना जाता है। आजकल सबसे बड़ा नगर कौन सा माना जाता है, राखी गढ़ी। ये विद्वानों का कहना है कि भाई ये 5 राजधानियां, 3 भारत में और 2 पाकिस्तान में अवस्थित थी। ठीक, तो ये सिस्टम था पूरा का पूरा सिंधु घाटी सभ्यता का, और इसे पूरी दुनिया में अंग्रेजी अखबारों ने पहुंचाया। और धीरे धीरे अब हम आगे चर्चा करेंगे कि भाई कुछ मूर्तियां मिली हमें, जैसे पशुपति, जिसे आप बोलते हो नटराज, मोहनजोदड़ो से जो मूर्ति मिली, इससे ऐसा माना जाता है कि कहीं आद्य शिव की पूजा होती थी शायद। इसकी आद्य शिव की धर्म, स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखाया गया है। इससे मान सकते हैं कि उस काल में किसकी पूजा होती थी, प्रकृति। अधिकतर मूर्ति की पूजा ना होके ये लगता है कि प्रकृति के पूजन वाले लोग थे। पशु बलि और योनांगों की पूजा देखने को मिलती है, ये गौर करना आप लोग। ठीक, तो वहां पर निश्चित धर्म नहीं था, एक निश्चित धर्म देखने को नहीं मिलता। एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि कोई भी मंदिर नहीं मिला है, मतलब लोग पूजा पाठ में ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। थोड़ा बहुत आप मान सकते हो वहां की नटराज, आद्य शिव की मूर्तियां, कुछ योगी टाइप की सिंधु घाटी में मूर्तियां मिली है, कुछ स्त्रियों की अपने अंगों की जो प्रजनन अंग है उनकी पूजा की प्रचलन, तो मतलब आप कह सकते हो प्रकृति पूजन बहुत अधिक मात्रा में था। आगे हम इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और ले जाएंगे बहुत आगे तक, लेकिन प्रश्नों के साथ 100 जो सुपर 100 प्रश्न हम करेंगे, उन्हीं प्रश्नोत्तरी के साथ हम आगे बढ़ाते जाएंगे और पूरे सिस्टम के साथ पूरी की पूरी प्रक्रिया कैसे कैसे कब कब सिंधु घाटी में क्या हुआ हम पढ़ेंगे। जब समाप्त होगा तो आपको लगेगा कि हमारा कोई भी प्रश्न परीक्षा में गलत होने वाला नहीं है। आप कल फिर लाइव प्रश्नोत्तरी के साथ आइए, मेरे साथ फिर से जुड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय बहिष्कार।